हरि ओम। ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगमकर्ता की विशेषताएं और अधिगमकर्ता की विशेषताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन विचारों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलते हैं आज अधिगमकर्ता की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। अधिगमकर्ता का अर्थ यह होता है कि सीखने वाले के पास कौन सी विशेषताएं होनी है, उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसके आधार पर उसे कुछ चीज़ सिखाया जा सकता है, उसे आवश्यक चीज़ों को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। पहला इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह शिक्षक का आदर करे। शिक्षक का आदर का यह अर्थ हुआ कि जब तक वो शिक्षक का आदर नहीं करेगा तब तक वह गुणों को धारण नहीं कर सकता है। अर्थात वह गुणों को धारण करे, इसके लिए आवश्यक है कि जिस स्रोत से ज्ञान मिलता है उसका पहले आदर सम्मान, उसके प्रति प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सहयोग की भावना रखे। दूसरा है जिज्ञासु, वह ज्ञान के प्रति वह जिज्ञासु हो, अर्थात वह कुछ नया सीखना चाहता हो, नया जानना चाहता हो, यानी उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति हो, जानने की इच्छा हो, यह दूसरी विशेषता है। तीसरा अनुशासन का पालन। अनुशासन का पालन का यह अर्थ हुआ कि निश्चित व्यवहार को निश्चित नियम के अनुसार वो करता रहे। अनुशासन का पालन करता है, चाहे कॉलेज का अनुशासन हो, चाहे स्कूल का, चाहे किसी व्यवहार का नियम हो या सभ्यता का कोई नियम हो, उससे संबंधित जो भी अनुशासन है, जो नियम पालन वो है अनुशासन संबंधी नियम है, उसका वह पालन करता हूँ। तीसरा है संवेगात्मक। संवेगात्मक का मतलब ये होता है जो मनुष्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती, काम, क्रोध, लोभ, भय, डर, ईर्ष्या, ये जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, संवेग होते हैं, उस पर वह संयम रखता हो। मतलब जब वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखेगा तब वह एकाग्रचित होकर के कोई चीज़ सीख सकता है। जिसकी संवेदनाएं ही नियंत्रित नहीं है वह अपने मन को भी एकाग्र नहीं कर सकता, यानी एकाग्रता के साथ नहीं सीख सकता। इसलिए अधिगमकर्ता की यह भी विशेषताएं होती है कि वो अपने संवेगों पर संयम रखे या रखने का प्रयास करे। और इसकी चौथी जो है विशेषता अगर हम देखें तो सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें वो भाग ले, यानी सामाजिक सहयोग करे, समाज के दायित्व, समाज के क्रियाकलापों को भी वह उसमें भाग लेता हुआ उसको निभाने का प्रयास करे, यानी सामाजिक सहभागिता का भी गुण अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताओं में माना जाता है। फिर राष्ट्र के आदर्शों का वह सम्मान करे। जो हमारे राष्ट्र के महान आदर्श हैं जैसे गांधी जी, या जो राष्ट्र के जो महान आदर्श हैं जो हमारे मार्गदर्शन का काम किए, संविधान के अंतर्गत काम किए, समाज के में सुधार का कार्य किए, वो सभी आदर्शों के प्रति वह अपना सम्मान प्रकट करता हो और उनके नियमों को वह मन से, हृदय से धारण करता हो। ये सब अधिगमकर्ता की विशेषताएं होती हैं। आगे चलते हैं सद्व्यवहार। सद्व्यवहार का तात्पर्य है कि वह सत्य बोलता हो, आदर रखता हो, आदर करता हो, सहयोग करता हो, सहानुभूति रखता हो। यानी सद्व्यवहार का अर्थ तात्पर्य यह है कि जब तक वह सही मार्ग को सही क्रिया के द्वारा नहीं प्राप्त करना चाहेगा तब तक उसे सिखाया भी नहीं जा सकता। इसलिए सद्व्यवहार का भी उसको पालन करना चाहिए या करता है, तभी उसके अंदर सद्गुणों का विकास हो सकता है। यह अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से है। लक्ष्य व आदर्शों के प्रति दृढ़ता। अधिगमकर्ता अपनी पढ़ाई के लक्ष्य, अपने जीवन के लक्ष्य और अपने जीवन के आदर्श, यानी अपने व्यवहार के अंतर्गत आदर्श, अपनी क्रिया और गतिविधि के अंतर्गत जो भी वो आदर्श को चुनता है उसके प्रति वह पूरी निष्ठा प्रकट करता है। ऐसा अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताओं में है। अधिगमकर्ता के उत्तरदायित्व का ध्यान रखना, यानी अधिगमकर्ता यदि किसी कार्य को या किसी पढ़ाई को या जो भी कार्य को उसे स्वीकार करता है उसके प्रति उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो है वह उसको दायित्व को ध्यान में रख करके उस कार्य को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधि को संचालित करता है। ये भी भावना एक अच्छे अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से है। क्रियात्मक एवं अभ्यासात्मक प्रवृत्ति। अधिगमकर्ता जो कुछ भी सीखा हुआ उसके अनुसार वह क्रिया करता है, कार्य करता है। यदि एक क्रिया कोई कठिन है तो उसको अभ्यास के द्वारा वह सरल कर लेता है। यह भी अधिगमकर्ता की जो है प्रमुख विशेषताओं में से है। नैतिक मूल्यों का अनुपालन। नैतिक मूल्य का यहाँ तात्पर्य है कि नियम युक्त क्रिया या नियम युक्त क्रिया के अंतर्गत जो विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे भाई बहन की तुलना में माता ज़्यादा महत्वपूर्ण होते, माता पिता ज़्यादा महत्वपूर्ण होते, माता पिता की तुलना में शिक्षक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं,
एक जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं विभिन्न स्तरों पर सबके मूल्य को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना, यह भी जो है एक अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से माना जाता है। सामाजिकरण यानी वह समाज के अनुसार व्यवहार प्रदर्शित करता हो, क्रियाकलाप गतिविधि सभी नियमों का वह पालन करने का प्रयास करता हो। तो समाज के अनुसार रहन सहन खान पान जो भी गतिविधियां हैं तो वह सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। अधिगमकर्ता सामाजिकरण का पालन करता है। समस्या समाधानात्मक प्रवृत्ति अधिगमकर्ता की एक और विशेषताओं में से है, वह समस्या को समाधान के रूप में ज़्यादा सोचता है, समाधान करने के विषय में ज़्यादा सोचता है। वह समस्या को वह चुनौती के रूप में, परीक्षा के रूप में जो स्वीकार करते हुए उसे हल करने संबंधी प्रवृत्तियाँ उसकी पाई जाती हैं, जिसके कारण से यह सब जो है अति महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं एक अच्छे अधिगमकर्ता में मानी जाती है। यानी एक अच्छे विद्यार्थी की ये सब गुण माने जाते हैं। इसके अलावा और भी गुण हैं, परंतु इतने महत्वपूर्ण गुण हैं जो अधिगमकर्ता की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। आधुनिक समय में जो शिक्षण की प्रक्रिया है शिक्षा की, तो शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को सिखाना चाहता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को सिखाना चाहता है, इसलिए जो शिक्षक जो है विद्यार्थी के आयु, उसकी क्षमता यानी उसकी योग्यता क्या है, वह क्या जीवन में बनना चाहता है और उसकी उपयोगिता किस क्षेत्र में है, और वह कठिनता यानी विविध परिस्थितियों में किस प्रकार से संघर्ष करते हुए वह सफल होगा, और उसको कितना सतर्क होना चाहिए अपने व्यवहार, अपने ज्ञान के प्रति। इन सब बातों को ध्यान में रख कर के एक शिक्षक जो है अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार से वह समायोजित करना चाहता है या समायोजित करता है जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हमको ये देखना है कि ये तो हमने विद्यार्थी के संदर्भ में उसकी योग्यता, क्षमता, सतर्कता, उपादेयता, लक्ष्य इत्यादि के निर्धारण के संदर्भ में आधुनिक परिदृश्य के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन सा विषय विचारणीय है और कौन सा विषय उसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम छात्र के प्रत्येक व्यवहार के उत्तम अवस्था को देखें यानी आदर्शात्मक स्वरूप को देखें तो उसके अंतर्गत दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल करना आवश्यक है, जो दर्शन शास्त्र के अनुसार या अति प्राचीन इतिहास के महान दार्शनिकों या समाज सुधारकों के अनुसार जो नैतिक मूल्य, आदर्श, व्यवहार, उद्देश्य जो कुछ भी बताए गए हैं उन सभी गतिविधियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, ताकि जो है वह जो नैतिक मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो आज भी उपयोगी हैं और आगे भी उपयोगी रहेगी, उसके संदर्भ में बालक सीख सके। आगे चलते संवेगात्मक, जो विभिन्न अवस्थाओं में संवेगों का भिन्न भिन्न विकास होता है, यानी विभिन्न अवस्थाओं में हमारे संवेग जो होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनका अलग अलग विकास होता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, भय, डर, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा इत्यादि जो बहुत सारे हैं संवेग, उनका जो है व्यवस्थित अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, और मनोविज्ञान उसका किसी अनेक प्रकार से परीक्षण भी करता है और उसकी पहचान भी करता है। उसमें सुधारात्मक और नियंत्रण संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन भी करता है। तो इसलिए जो संवेगात्मक संबंधी गतिविधियों का स्वस्थ दृष्टिकोण से अध्ययन हो सके और उसमें सुधार हो सके, इसके लिए मनोविज्ञान से संबंधित गतिविधियां यानी पाठ्यवस्तुओं को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। अब आते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अर्थ है संस्कार से संबंधित गतिविधियां, इसमें खान पान, रहन सहन, मान सम्मान, स्वाभिमान, परिवार, संस्था इत्यादि सभी कुछ आती हैं। तो ये सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत इसके विकास के लिए समाज में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी भी विषय वस्तुओं को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। आगे चलते आधुनिकीकरण। आधुनिकी का अर्थ होगा आधुनिक समय में वैज्ञानिक युग है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार की तकनीकी, विभिन्न प्रकार की विधि प्रविधि, सिद्धांत, ये सब संबंधी दृष्टिकोणों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो है बालक का स्वस्थ और सर्वांगीण विकास हो सके। यदि हम राष्ट्र निर्माण की बात करें तो छात्र जो है राष्ट्र का भविष्य होते हैं, इसलिए राष्ट्र के निर्माण में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना में जो ऐतिहासिक परिदृश्य रहे हैं, जैसे संघर्ष को लेकर के, स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर के, सामाजिक संघर्ष को लेकर के, सामाजिक आवश्यकता को लेकर के, सामाजिक अन्य गतिविधियों को लेकर के जो महान आदर्श, जो महान कृति और महान मार्गदर्शन प्राप्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज का राष्ट्र का परिदृश्य बना है, उससे संबंधित जो भी ऐतिहासिक परिदृश्य से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, सुधार हैं,
मार्गदर्शन है उनको भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करके राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र को बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। उस सब विषय वस्तु को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। अब ये रह गई बात कि ज्ञान से संबंधित बात भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, यानी ज्ञान किस प्रकार मानव जीवन में विकास करता है और ज्ञान का हर क्षेत्र में किस प्रकार की उपयोगिता है। इसलिए ज्ञान, शिक्षित होना, ज्ञान को बढ़ाना, ये सभी के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इससे भी संबंधित गतिविधियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, ताकि अधिगमकर्ता अपनी विशेषताओं के आधार पर इनका पूर्ण रूप से उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। आगे चलते हैं स्वस्थ व्यक्तित्व, यानी स्वस्थ व्यक्तित्व का अर्थ हुआ कि व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और वैश्विक यानी विश्व स्तर पर सभी दृष्टिकोणों से विकास करने के लिए आवश्यक है कि इन सभी दृष्टिकोणों से जो आवश्यक और उपयोगी पहलू हैं उनसे संबंधित जानकारियों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम का जो है निर्माण जो है एक अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीखने वाला है तभी उसका व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के निर्माण का आधार बना सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन सभी दृष्टिकोणों का अधिगमकर्ता की विशेषताओं के अनुसार ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।